छठे बिहार स्पेशल के टेस्ट का ये डिस्कशन है और इस डिस्कशन में आप लोगों को जो प्रश्न दिए गए थे 25 प्रश्न, उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है, डिस्कशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है, टेस्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप लोग ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और साथ ही साथ ये जो डिस्कशन है इसके वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लोगों को फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इस बारे में पता चल सके। राजकुमार शुक्ल, पहला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मुरली भरवा के निवासी थे और इन्होंने ही चंपारण के नील किसानों की जो बात कही थी लखनऊ अधिवेशन के दौरान 1916 में जो हुआ था। हर बार बताया गया, पिछले के भी डिस्कशन में ये लखनऊ अधिवेशन की बात की गई थी, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा हम लोग जानकारी नहीं लेना चाहेंगे। सब आप लोग को पता है। चंपारण सत्याग्रह अगर पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पहला सविनय अवज्ञा, महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा, पहला सविनय अवज्ञा, पहला सत्याग्रह गांधी जी का भारत में। तो ये सारी बातें यहाँ तक जुड़ी हुई हैं। कब हुआ था? 1917 में। कब पहुंचे थे अधिवेशन में? 1916 में। कौन कौन पहुंचे थे? राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, पिछले वीडियोस जो हमने डाले हैं उसको भी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। ये कहाँ से थे? ये किस वो जो असहयोग आंदोलन के समय में कहाँ पे ये एक्टिव थे, एक्टिव मोड में थे? एक्चुअली में निवारण चंद्र दास गुप्ता जो है वो पुरुलिया के एक स्कूल में, पुरुलिया अभी जो है, पुरुलिया के एक स्कूल में ये एचएम थे, ये हेडमास्टर थे, ठीक है ना। ये एचएम थे और यहीं पे इन्होंने अपनी नौकरी 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के बाद इन्होंने एक शिल्पाश्रम किया, शिल्पाश्रम की का बनाया, शिल्पाश्रम का स्थापना किया, जहाँ पे लोगों को बेहतर तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ों को सिखाया जाता था। बाद में वो जगत शिल्पाश्रम जो है वो क्रांतिकारी, ये राजनीतिक रूप से जिन लोगों ने देश की सेवा का निश्चय लिया था और आंदोलन में भाग ले रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में, उन लोगों के लिए वहाँ बैठने की व्यवस्था होने लगी, वहाँ लोग जुटने लगे और इस प्रकार से निवारण चंद्र दास गुप्ता ने बहुत सहयोग किया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये कहाँ से थे? पुरुलिया से थे, ठीक है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे। देखिए, कुंवर सिंह राजा नहीं थे, कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। ऐसे राजा लिखा गया तो राजा ही उनको मान के चला जा सकता है। वो जगदीशपुर के जमींदार थे। ये इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई गई हैं कि किस प्रकार से कुंवर सिंह ने कई प्रकार के युद्ध लड़े थे 1857 की क्रांति के दौरान और कई अंग्रेजों को हराया था, कई बार उन्हें खदेड़ दिया था। बाद में नदी पार करने के क्रम में इनको गोली लग जाती है और अपना हाथ काट के गंगा जी को डाल देते हैं। फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसी में इन्फेक्शन हो जाता है कटा हुआ हाथ में। तो कुल मिलाकर के कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें डिस्कशन की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इनके बारे में। ये देखिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? अब लॉर्ड सिन्हा की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो लॉर्ड सिन्हा जो थे वो बिहार उड़ीसा के गवर्नर बनाया गया था उनको। पहले भारतीय थे 1920 में जिन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया था। पहले भारतीय, ये पहले भारतीय थे जिन्हें कहीं का गवर्नर नियुक्त किया गया था। पहले भारतीय गवर्नर बनने वाले, गवर्नर बनने वाले ये पहले भारतीय थे। 1921 में इन्होंने अपना क्या किया, कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और ये बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में गवर्नर बने थे। देखिए, इस बार प्रश्न भी पूछा था बिहार बीपीएससी काल 6वीं में कि पहले गवर्नर कौन थे। यह 6वीं बीपीएससी का प्रश्न है कि पहले गवर्नर कौन थे। तो जयराम दास दौलत राम तो आजादी के बाद थे, लेकिन उसके पूर्व में अगर भारत बंगाल प्रेसिडेंसी का अगर कोई गवर्नर हुआ होगा तो उसके लिए भी उसकी बात अब बीपीएससी देखते हैं क्या जवाब देते हैं। ये जयराम दास दौलत राम ही होता है या कुछ और उनका आंसर आता है? इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में लोग रहेंगे, इस पर कुछ भी चर्चा करने लायक नहीं है। बीपीएससी का जवाब है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक अस्थायी निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? देखिए, अस्थायी निकाय का मतलब हो गया पंचायत चुनावों में या नगर चुनाव में, पंचायत निर्वाचन में या नगर निकायों के निर्वाचन में महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी 50% सीटें जो होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। ये 2010 तक किन किन राज्यों के द्वारा किया गया था? तो अभी तो खैर बहुत सारे राज्य हो गए। अभी है आपके बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उस वक्त जो 2010 में थे तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सिर्फ थे। बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश थे उस वक्त। तो हम लोग उस वक्त का देखते हैं तो ये होता है कि बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अभी के टाइम पे जो कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण दे दिया है? कुल 21 राज्य हैं, जिनमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। ये कुल मिलाकर के 21 राज्य हैं। इन्होंने 50% आरक्षण दे दिया है। कुल 21 राज्यों ने अब तक 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। अभी 33% आरक्षण है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है महिलाओं को। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। ठीक है ना, कभी पटना मत मारिएगा, इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना में है। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर, जो उद्योग धंधों से संबंधित जो कार्य होते हैं, यानी कि उनकी अनुमति मिलना या उससे रिलेटेड सारे काम, इंडस्ट्रीज से, तो उनका मेन ऑफिस कमिश्नर का कहाँ है? दफ्तर पटना में है। ठीक है, ये भी फैक्ट वाली चीज थी। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, उत्तर बिहार किस बात के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार अपनी नदियों के लिए प्रसिद्ध है, खास तौर पे। और जो ये नदियां आती हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, इन सारी नदियों से जो आने वाला पानी है उस गंगा नदी में जाता है। और जब बरसात होती है तो ये पानी इधर फैलता है, इन सब नदियों से सबसे ज्यादा कोसी फैलाती है। तो उससे क्या आता है? बाढ़ आता है। तो उत्तर बिहार ना कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, ना भारी उद्योग के लिए, और ना सूखा के लिए, ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में हर बरसात में बाढ़ आ ही जाती है। कोसी तांडव पर हुआ था, आप लोग को याद ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है। दिल्ली और कलकत्ता के बीच का एक जो सड़क है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH2, कभी कभी इसको बताया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित ये NH2 किया गया था, ऐसा बताया जाता है इतिहास में। और इस पर अगर हम बात करेंगे तो औरंगाबाद, सासाराम और मोहनिया तीनों इस पे आता है। ठीक है, पटना नहीं आता है। पटना NH 139 पे शायद है, NH 139 पर ही है ये पटना, जो आपके पटना जाने का रास्ता है। ये कई तरीके से है, जो अगर NH2 से बात करें तो NH2 से कट के NH 139 पटना की तरफ निकलती है। NH2 से हट करके औरंगाबाद के आसपास NH2 से एक रास्ता निकलता है जो पटना लेकर के जाता है। पटना अंतरराष्ट्रीय, ऐसा नहीं सासाराम से भी उधर से भी जाएगा पटना, लेकिन हर जगह से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए, पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां नेपाल की फ्लाइट आती है। काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची सब जगह से। ढाका वगैरह से नहीं जुड़ा हुआ है, काठमांडू से जुड़ा हुआ है, नेपाल से आती है वहां फ्लाइट। इवन अगर गया की बात करें, गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का, तो वहां ताइवान वगैरह से, श्रीलंका वगैरह से फ्लाइट आती है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध की जाती है? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल। इसका सही जवाब होगा इंडियन एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस जो है वो यहाँ पे अपनी सेवाएं देती हैं एयरलाइंस की। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? ये बिहार से बाहर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, इसने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांवैधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। देखिए, जमींदारी तो हटा दी गई, लेकिन जमींदार नहीं हटे। जमींदारी हटा दी गई, लेकिन जमींदार नहीं हटे। तो जो प्रधान जाति के हिंदू थे, प्रधान जाति का मतलब जो पूर्व से ही जमींदार थे, जैसे राजपूत, भूमिहार,
कुछ एक मामलों में अगर हम लोग बात करें तो कायस्थ भी थे। ठीक है, ये प्रधान जाति के हिंदू कहलाते हैं। ये ब्राह्मणों का भी आता है, लेकिन ब्राह्मण बहुत कम जमींदार थे, ये उतने जमींदार नहीं थे। लेकिन ये दो काफी जमींदारी में इन दोनों का ही योगदान रहा है। तो ये इन दोनों के पास हमेशा ही रह गया कुछ ना कुछ जमीन। अभी भी जमीन इन लोगों के पास ही ज्यादा आपको मिलेगा। खैर अब तो बहुत बदल चुका है समय और सभी लोगों के पास उतनी जमीन है, लेकिन कई बड़ी बड़ी जो जमीनों की जोत थी वो इन दोनों के पास थी, उस वक्त भी थी जब जमींदारी हटी थी। इसका हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में ही सामाजिक नियंत्रण का आधार रह गया था उस वक्त भी। बिहार राज्य विभाजन के पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ये 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है ना। तो ये 6 थे पहले औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण, बियाडा इसको कहते हैं। ये औद्योगों के विकास से संबंधित चीजों पर ध्यान देता है और उन्हें और प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। 15वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो इसमें है कि शहरी स्थानीय निकायों में अत्यंत पिछड़ी जाति के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए ईबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए अभी जो नगर निकाय चुनाव होने वाले थे बिहार में, नगर निकाय चुनाव कहीं कहीं हुए भी हैं और कहीं कहीं भी बाकी भी है। नगर निकाय चुनावों में एक आरक्षण जो था वो लगाया गया था और इस बार पहली बार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अथवा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या इससे समकक्ष पद जो बनते हैं सभी निकायों में, उन पर सीधे निर्वाचन कराया गया था। ये पहला समय था जब सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया की गई, यानी कि जनता ने उन्हें चुना। पहले क्या होता था कि जो उनके वार्ड्स होते थे, जो उनके बटे हुए जो क्षेत्र होते थे, उन क्षेत्रों में चुने हुए जो पार्षद होते थे वही अपने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद का चुनाव आपस में करते थे। सरकार ने इस बार पहली बार ऐसा लगाया था कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का जो निर्वाचन है वो डायरेक्ट जनता ने किया है, इस बार वोट देकर के किया है। तो इससे संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय में डाली गई कि आरक्षण में गड़बड़ी की गई है। उसके लिए आदेश दिया गया उच्च न्यायालय के द्वारा कि आप एक आयोग का गठन कीजिए, अत्यंत पिछड़ी जाति के जो राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करेगी, और उस आयोग का गठन कीजिए और उसकी जो रिपोर्ट है वो हमारे यहाँ डालिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करना है। तो एक ईबीसी आयोग का अध्यक्ष गठन किया गया 19 अक्टूबर 2022 को। एक अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए ईबीसी आयोग का गठन किया गया और ये गठन करने के बाद इसके अध्यक्ष बनाए गए नवीन चंद्र आर्य। ठीक है, जो इसका जवाब भी होगा। और इसको किया किसने? एसएम सिन्हा। देखिए एसएम सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, ये इन्होंने किया था इसका आयोग का ये जो पिछड़ेपन का आकलन, और इसके बाद कोर्ट में दिया गया, फिर कोर्ट के बाद चुनाव हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। बिहार राज्य की शिशुओं की मृत्यु दर, देखिए इसका उत्तर होगा झारखंड से अधिक। अब कैसे होगा इसको समझिए। झारखंड का शिशु मृत्यु दर जो है वो है 25 प्रति हजार, यानी 1000 शिशुओं में 25 शिशुओं की मृत्यु होती है। ये झारखंड का है। बिहार का है 38 प्रति हजार। ठीक है, 1000 बच्चों में 38 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और पूरे इंडिया का अखिल भारतीय स्तर पर होगा, भारत का अगर शिशु मृत्यु दर देखें तो वो है 28 प्रति हजार, यानी झारखंड का पूरे ओवरऑल है उससे भी कम है, 25 है। तो इस ऑप्शंस के आधार पर, इस ऑप्शन के जो अगर हम लोग पे ध्यान देकर के देखेंगे उत्तर, तो ये झारखंड से अधिक इसका उत्तर निकलेगा, क्योंकि बिहार का 38 है और झारखंड का 25 है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। देखिए राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में पहली बार हुआ था और इस वक्त जो वित्त मंत्री थे वही उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। ये नरेंद्र मोदी इसके भाई नहीं है,
ये सुशील कुमार मोदी एक अलग नेता है, ये बिहार के नेता हैं, अभी फिलहाल चले गए हैं, सांसद बन गए हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के, और सुशील कुमार मोदी ने ही पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कराया था। और एक बात और, अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव, याद रखिएगा, ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। और सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है बिहार में? सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन है? अभी जो है वही हमारे नीतीश कुमार जी, इन्होंने 8 बार अब तक लिया है शपथ। ठीक है, इन्होंने कितनी बार शपथ लिया है? 8 बार। गिजबिज हो जा रहा है लिखने में, लेकिन आप लोग को बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और अपने कॉपी पे नोट भी करते जाइए कि जो हम बता रहे हैं सब चीज के बारे में, ये सारे प्रश्न बनते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में किसकी जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया गया? राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सेंटर पे किसकी जयंती में प्रकाश पर्व मनाया गया? देखिए, अब राजगीर में मनाया गया तो ये मत सोचिएगा कि बिहार की बात है तो गुरु गोविंद सिंह की बात कर ली। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, पटना साहिब में, लेकिन मनाया गया गुरु नानक देव का जयंती। ठीक है ना, किसका मनाया गया? गुरु नानक देव का, पहले गुरु थे वो। इनके बारे में पिछले के वीडियोस में बहुत सारी चीज बताया गया है। बिहार से साक्षी आनंद को एकता दिवस के शुभ अवसर पर संसद को संबोधित करने का अवसर मिला। जिसकी जयंती के अवसर पर एकता दिवस मनाई जाती है वो कौन है? देखिए, जिसने पूरे भारत को एक किया, भारत को एक करने वाला, जिसकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, कौन है वो भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जयंती के अवसर पर ही एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 30 वक्ता थे इस दौरान संसद को संबोधित करने वाले, उसमें एकमात्र थी साक्षी आनंद, एकमात्र बिहार के से साक्षी आनंद थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बिहार का स्थिति यह है कि जब झारखंड अलग इससे हुआ तो कई तरह के प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा और उद्योग, ये सारे के सारे झारखंड में चले गए। तो वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा विकास तो हो रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो मूल रूप से जो अभी मुख्य स्रोत की बात करें तो अभी कृषि ही है बिहार का। तो ये सही जवाब हो जाएगा कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ये 40% व्यय किया जाता है, यानी कि 40% जो सीमित संसाधन है बिहार के, जहां से पैसे आते हैं, जहां से सरकार का आय होता है, उसका 40% व्यय किया जाता है कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों पर, जो उनसे जिसकी सुविधा उन्हें दी जाती है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? चंपारण में। इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, पिछले कई बार में डिस्कशन हो चुका है। 23वां प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। देखिए, बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? चतुर्थ पीढ़ी का है। अब आप लोग कहेंगे कि टेस्ट में जो उत्तर दिया गया वो पंचम दिया गया, तो गलत उत्तर है, वहां ध्यान मत दीजिएगा। ये पंचम नहीं होगा, चतुर्थ पीढ़ी, चौथी पीढ़ी का है। देखिए, 531 ईस्वी पूर्व की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो 531 ईस्वी पूर्व में ही बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। सिद्धार्थ को, जो बाद में बुद्ध कहलाए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध भी बोले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके ही पहले एक बार इसे पेड़ को काटने की कोशिश की गई, लेकिन पेड़ को काटने के बाद फिर से पेड़ पैदा हुआ। शशांक दूसरी बार पेड़ को काटने का प्रयास किया, पेड़ को काटा और इसके जड़ों में आग लगा दिया, लेकिन फिर से उस जड़ के बगल से ही सारे जड़ समाप्त नहीं हुए, उस जड़ से के बगल से एक और पेड़ फिर पनप गया, तो वो हो गया तीसरी पीढ़ी का पेड़। पहली पीढ़ी का पेड़ तो जो बुद्ध भगवान जहाँ पे ज्ञान प्राप्त किए, दूसरी पीढ़ी का पेड़ जिसको कटवा दिया तो फिर पेड़ पैदा हो गया एक तो दूसरी पीढ़ी का हुआ, फिर शशांक कटवा दिया, फिर उसकी जड़ से एक पेड़ अपने आप निकल गया, तो वो हो गया तीसरी पीढ़ी का। 1876 में एक प्राकृतिक आपदा के चलते ये पेड़ फिर से नष्ट हो गया था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अशोक ने अपनी पुत्री और बेटा दोनों को कहां भेजा था? श्रीलंका, बोधि वृक्ष का टहनी लेकर के।
तो वो जाकर के वहाँ अनुराधापुरम में लगाए थे उन लोगों ने, दोनों अनुराधापुरम में जाकर के उसको लगाए थे श्रीलंका में। और उस श्रीलंका में अभी भी वो पेड़ है जो लगाए थे वो लोग दोनों, संघमित्रा और महेंद्र जो लगाए थे। सो वहीं से फिर उस वक्त के जो लॉर्ड कर्गिनघम थे, उन्होंने मंगाया वहां से उस पेड़ को अनुराधापुरम से, और फिर यहाँ पे लगाया 1880 में, और वही अभी चल रहा है। तो ये कौन सी पीढ़ी का हुआ? चतुर्थ पीढ़ी का हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? पहले जापान में था, अभी राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में है, सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। ठीक है ना, रत्नागिरी पर्वत पे है, रत्नागिरी पर्वत नाम है, उसी पर है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात? देखिए, नव नालंदा महाविहार केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, बिहार सरकार के तत्वावधान में, बिहार सरकार भी उसमें अपना है। वो एक नया स्थान बनाया गया है जहाँ पे कि नालंदा के नाम से बनाया गया है, क्योंकि उसकी जो प्रसिद्धि थी उसको अच्छा से और भी याद रखा जा सके। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है नालंदा महाविहार, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आइए इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कुछ जो पुराने हमारे थे विश्वविद्यालय, जैसे विक्रमशिला। विक्रमशिला का स्थापना कौन कराया था? धर्मपाल कराया था, याद रखिएगा, पाल वंश का धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना नालंदा का कराया था कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का। और तक्षशिला का सबसे पुराना विश्वविद्यालय उस वक्त का। तक्षशिला के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम के भाई थे एक भरत, और भरत का बेटा था तक्ष, वही कराया था तक्षशिला का निर्माण, ऐसा माना जाता है। तो कुल मिलाकर के 25 प्रश्न का हम लोगों ने उत्तर देख लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा, और जहां समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ और अगर सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं, आप ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं जब भी चाहें। डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया हुआ है ग्रुप का, आप वहां से ऐड होइए ग्रुप में, और ग्रुप के ही माध्यम से अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाते रहता है और किया जाएगा। अब एक 7वां टेस्ट मात्र होगा और बिहार स्पेशल के सारे टेस्ट समाप्त हो जाएंगे, फिर नया टेस्ट चालू किया जाएगा जिसकी सूचना आपको ग्रुप में ही दी जाएगी। तो ग्रुप से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए निःशुल्क सेवा का, जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें एक भी रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं। तो आप आइए, ग्रुप से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आपको कुछ ना कुछ फायदा इससे जरूर होगा, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। आप बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए मन लगा करके। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे विदा चाहेगा कि अगले वीडियो में फिर हम आए और आपको इसकी जानकारी दे सकें।